वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th का ये कॉमन टॉपिक है और क्लास 12th में जो चैप्टर है वो 29 नंबर चैप्टर है और क्लास 11th है उनके अंदर ये चैप्टर है वो 22 नंबर चैप्टर है जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे मानव में रासायनिक समन्वय के बारे में, यानी अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। ध्यान दीजिए, मानव को विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए बाह्य वातावरण के साथ नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। नियंत्रण एवं किसकी आवश्यकता होगी? समन्वय की आवश्यकता होती है। नियंत्रण एवं किसकी आवश्यकता होती है? समन्वय की आवश्यकता होती है। बाह्य वातावरण के साथ में शरीर के भीतर विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय की आवश्यकता होती है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि मानव को विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए बाह्य वातावरण के साथ नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना, दो तंत्र सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक तंत्र होगा जिसे हम क्या कहेंगे? तंत्रिका तंत्र, जो कि हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। दूसरा तंत्र हमें कौन सा ध्यान रखना है? अंतःस्रावी तंत्र। ये दो तंत्र होते हैं, एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा ध्यान रखना हमें? अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं और सम्मिलित रूप से कार्य करके और इस प्रकार की क्रियाविधि को संपन्न करते हैं, जिसके माध्यम से शरीर के भीतर की विभिन्न अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वय तथा बाह्य वातावरण के साथ में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। उन तंत्रों को हम क्या कहेंगे? तंत्रिका तंत्र। एवं दूसरा तंत्र कौन सा होगा? अंतःस्रावी तंत्र। सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? तो आपको जानना है, इनके अध्ययन को या इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों हैं। इसके अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इससे हम देखो तंत्रिका तंत्र को न्यूरो और आपको ध्यान रखना है एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो होंगे अध्ययन किया जाएगा जिस शाखा के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? शरीर पर नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित तंत्रों का अध्ययन करते हैं, जिसमें दो तंत्र सम्मिलित होते हैं। एक आपको ध्यान रखना तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा ध्यान रखना? आपको अंतःस्रावी तंत्र ध्यान रखना है। इसमें से ध्यान दीजिए, तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिकीय समन्वय होता है। यह तंत्रिकीय समन्वय तीव्र गति से होगा। तंत्रिकीय समन्वय होता है वह किस प्रकार का होता है? तो आपको ध्यान रखना, तीव्र गति से होता है। तंत्रिका समन्वय होगा वह तीव्र गति से होगा और तीव्र गति से होता है। साथ में आपको ध्यान रखना बिंदु दर बिंदु होता है, यह हमें ध्यान रखना है। बिंदु दर बिंदु होता है, तीव्र गति से होता है, बिंदु दर बिंदु होता है। अगर कोई भी कार्य हम तीव्र गति से करते हैं तो थोड़ी देर करते हैं, यानी कम समय के लिए होता है। यह कम समय तक होता है, लगातार नहीं होता है, तो अल्पकालिक होगा। तो कोई भी कार्य हम जल्दी जल्दी करते हैं, तीव्र गति से करेंगे तो वो कैसा होगा? अल्पकालिक होता है। तो तंत्रिकीय समन्वय होता है वो कैसा होता है? तीव्र गति से होता है, बिंदु दर बिंदु होता है एवं कैसा होता है? अल्पकालिक होता है। जबकि आपको सेकंड ध्यान रखना है कौन सा? रासायनिक समन्वय। और रासायनिक समन्वय होता है, यह समन्वय कैसा होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है? यह समन्वय होता है वो धीमे गति से होता है, यानी धीमा होता है। इसकी गति कैसी होती है? धीमा होता है। तथा यह बिंदु दर बिंदु न होकर कैसा होता है? विस्तारित होता है, यह हमें ध्यान रखना है। कैसा होगा? विस्तारित। एवं आपको ध्यान रखना है यह जो कैसा होगा? तो आपको ध्यान रखना दीर्घकालीन होता है। धीमा कार्य करेंगे वो लंबे समय तक करते हैं हम, तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है? दीर्घकालिक होता है। तो ये दो प्रकार के आपको ध्यान रखना समन्वय की क्रियाविधि होती है। एक रासायनिक समन्वय जो तीव्र गति से बिंदु दर बिंदु होता है और अल्पकालिक होता है, जबकि जो आपको ध्यान रखना है
रासायनिक समन्वय होगा धीमी गति से विस्तारित एवं दीर्घकालिक होता है, जबकि तंत्रिका समन्वय होता है वो तीव्र गति से होता है। और आपको ध्यान रखना है तीव्र गति के होने के साथ साथ अधिक तेजी से होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जो रासायनिक समन्वय उसमें आपको ध्यान रखना रसायनों के द्वारा होता है, और रसायन होते हैं वे किसके द्वारा स्रावित होते हैं, ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होगी उनके द्वारा रसायनों का स्रावण होता है। तो रासायनिक समन्वय का कार्य होगा वह किसके द्वारा होगा, ग्रंथियों के द्वारा होता है, और ग्रंथियां होगी उनके माध्यम से रासायनिक समन्वय होगा, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन या एंजाइम का स्राव होगा, जिसके माध्यम से आपको धन का नियंत्रण किया जाता है, समन्वय किया जाता है। तो रासायनिक समन्वय केमिकल्स के द्वारा, और केमिकल किसके द्वारा स्रावित होंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। और मानव के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहले प्रकार की हमें ग्रंथियां ध्यान रखनी है, बहिस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां ध्यान रखनी है, बहिस्रावी ग्रंथियां। तो ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपको कौन सी ध्यान रखनी है, बहिस्रावी ग्रंथियां। दूसरी आपको कौन सी ध्यान रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और तीसरे प्रकार की ग्रंथियां हमें ध्यान रखनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मिश्रित ग्रंथियां। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा केमिकल समन्वय का कार्य किया जाता है, ग्रंथियां मनुष्य के अंदर उपस्थित होती हैं। सबसे पहले आपको कौन सी ध्यान रखनी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी कौन सी ध्यान रखनी है आपको, तो आपको ध्यान रखनी है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरी हमें ध्यान रखनी है जिसे हम मिश्रित ग्रंथियां या जिसे मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स या इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है बहिस्रावी ग्रंथियां। जैसे आप इमेजिन करें या पहले मैंने पढ़ाया था उसके बारे में ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि लार ग्रंथियां, हमने पढ़ा था लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां होती हैं, उसमें 3 लार ग्रंथियां होगी, वो विभिन्न प्रकार की नलिकाओं के माध्यम से मुख के अलग अलग भागों में जाकर के खुलती हैं। तो इस प्रकार की ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त होती हैं और नलिकाओं के माध्यम से अपने स्राव को दूसरे भागों तक पहुंचाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। किस प्रकार की होती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। ये किस प्रकार की ग्रंथियां होगी, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव को, जो अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से, स्राव को नलिकाओं के माध्यम से, अपने स्राव को नलिकाओं के द्वारा अन्य भागों में पहुंचाते हैं, नलिकाओं के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं या अन्य भागों में पहुंचाते हैं। तो नलिकाओं के द्वारा अन्य भागों में पहुंचाते हैं, नलिकाओं के द्वारा अन्य भागों में पहुंचाते हैं। इस प्रकार की ग्रंथियों को हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो वे ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं एवं अपने स्राव को नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। आपको उदाहरण ध्यान रखने, जैसे कि मैंने आपको बताया था सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं, तो आपको ध्यान रखना डक्ट युक्त होती हैं, यानी इसमें नलिकाओं के माध्यम से अपने स्राव को दूसरे भागों तक पहुंचाती हैं। इसी प्रकार से हमारी त्वचा में उपस्थित जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संवेद ग्रंथियां। ये संवेद ग्रंथियां भी किस प्रकार की होगी, इसी प्रकार की होती हैं। और आप ध्यान देंगे तो हमारे कर्ण में मैंने आपको बताई थी सेरुमिन ग्रंथियां, सेरुमिन ग्रंथियां होती हैं, वो भी इसी प्रकार की होती हैं। तो ये सेरुमिन ग्रंथियां हो गई। और आपको ध्यान का हमारे पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी ग्रंथियां हैं, यानी पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां होगी, पाचन तंत्र या पाचक अंगों से संबंधित ग्रंथियां होगी। जैसे उदाहरण के रूप में यकृत ध्यान रख सकते हैं, ये इस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जो कि किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। दूसरी सेकेंड टाइप्स की हमें ध्यान रखनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, अपने स्राव को रुधिर में सीधे मुक्त कर देती हैं और रुधिर से होकर के ये स्राव है वो शरीर के अन्य भागों में जाकर के कार्य करता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां,
विहीन ग्रंथियां जो अपने स्राव को रुधिर में मुक्त कर जो अपने स्राव को रुधिर में मुक्त कर शरीर के विभिन्न भागों में ध्यान दीजिए, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। वे नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपने स्राव को रुधिर में मुक्त कर देती है और रुधिर के माध्यम से स्राव शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है एवं अपना कार्य संपन्न करता है, तो उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इनके द्वारा स्रावित पदार्थ होगा, इनके द्वारा स्रावित रसायन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। रसायन को हम क्या कहते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनके द्वारा स्रावित रसायन को हम क्या कहेंगे? हार्मोन कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी, उनके द्वारा स्रावित जो रसायन होगा उसे हार्मोन कहेंगे, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। सामान्यतः से हम क्या कहेंगे? एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित पदार्थ होगा उसे एंजाइम कहेंगे, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो पदार्थ होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इसे हार्मोन कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान दें, तीसरे प्रकार की ग्रंथियां जिसे हम मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। याद करिए, जब मैंने आपको अग्नाशय पढ़ाया था तो अग्नाशय है, उसमें आपने देखा था कि दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसे हम एसिनाई कहते हैं, जो बहिस्रावी भाग होता है, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्रावण किया जाता है। जबकि दूसरा भाग मैंने आपको पढ़ाया था लैंगरहंस द्वीपिका, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा कोशिका होती है। अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकोगॉन का स्रावण किया जाता है, बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्रावण किया जाता है, और हमने पढ़ा था गामा कोशिका द्वारा सोमेटोस्टेटिन का स्रावण किया जाता है। तो ये हार्मोन स्रावित करते हैं। तो इस प्रकार की ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती हैं, उन्हें हम मिश्रित ग्रंथियां या मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो इस प्रकार की ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों रूप में कार्य करती हैं, वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती हैं, दोनों के रूप में कार्य करती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? दोनों के रूप में कार्य करती हैं, तो उसे हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो इस प्रकार की ग्रंथियां होगी जिसे हम क्या कहेंगे? मिक्सोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं। मिक्सोक्राइन ग्रंथियों में आपको उदाहरण ध्यान रखना है। वो कौन सी ग्रंथि ध्यान रखना है? अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि होगी, वो किस प्रकार की ग्रंथि होती है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है जो अंतःस्रावी भाग होगा उसके द्वारा इंसुलिन, ग्लूकोगॉन एवं सोमेटोस्टेटिन का स्रावण होता है, जबकि आपको ध्यान रखना है अग्नाशयी रस का स्रावण होता है, वह एसिनाई के द्वारा स्रावित होता है। तो ये किस प्रकार की ग्रंथि हो गई? मिश्रित ग्रंथि होगी। इसी के साथ में और आप ध्यान रख सकते हैं अंडाशय होता है, ये भी किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। और आप ध्यान देंगे वर्षण होता है, यह भी आपको ध्यान रखना मिश्रित प्रकार। ध्यान रखना है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, तथा आपको ध्यान रखना है अंडाणुओं का निर्माण भी किया जाता है जो नलिकाओं के माध्यम से आगे प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है दोनों प्रकार का ये कार्य करती हैं। तो अंडाशय हो गया और वर्षण हो गया। तो अग्नाशय, अंडाशय और वर्षण ये आप ध्यान रख सकते हैं। अग्नाशय को हम पेंक्रियाज कहेंगे और अंडाशय को हम क्या कहते हैं? ओवरी, और आपको ध्यान रखना है वर्षण को कहते हैं टेस्टिस। तो आप शॉर्टकट ऐसा एक ट्रिक माध्यम से याद रख सकते हैं कि पोट यानी पोट मतलब मटका, यानी पोट आपको ध्यान रखना है जो किसकी? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि आपको ध्यान रखनी है। यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रूप में कार्य करती हैं। अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय और वर्षण, ये तीन ऐसी ग्रंथियां जो किस प्रकार की है? मिश्रित ग्रंथियां। बाकी सारी ग्रंथियां जैसे आपको ध्यान रखना पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, या आपको ध्यान रखना है उसके बाद में आपकी ग्रंथि आती हैं, उसमें ये वर्षण और अंडाशय भी अंतःस्रावी रूप में कार्य करती हैं। तो ये ग्रंथियां होगी वह अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो ये ग्रंथियां होती हैं वह कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली बहिस्रावी ग्रंथियां, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां और तीसरी कौन सी ध्यान रखनी है? मिश्रित ग्रंथियां ध्यान रखनी है।
अब हम मानव के अंतःस्रावी तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिए, मानव के अंतःस्रावी तंत्र का सबसे पहले पढ़ने से पहले अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को अंतःस्रावी तंत्र की कार्यप्रणाली, अंतःस्रावी तंत्र के विभिन्न भागों एवं क्रियाविधि का अध्ययन या कार्यप्रणाली का अध्ययन करना। क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, या इसे हम अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कहेंगे? अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अब ध्यान दें, अंतःस्रावी विज्ञान में आपको ध्यान रखना है, अंतःस्रावी विज्ञान के सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जनक कौन है। तो ध्यान दीजिए, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है, इस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप इसमें ध्यान देंगे, एक वैज्ञानिक का नाम है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि इसके बारे में अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है। अंतःस्रावी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? अंतःस्रावी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम अंतःस्रावी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, ये दिया था बर्नार्ड ने। किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, क्लाइड बर्नार्ड ने इसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दिया था, वह अंतःस्रावी शब्द दिया था। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, हार्मोन शब्द किसने दिया था और हार्मोन की खोज किसने की थी? हार्मोन शब्द दिया था, वह आपको ध्यान रखना स्टारलिंग ने दिया था। किसने दिया था हार्मोन शब्द? तो आपको क्या ध्यान रखना, स्टारलिंग ने सबसे पहले दिया था। और आप ध्यान देंगे कि हार्मोन की प्रथम या सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है वह कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है वह आपको ध्यान रखना है सिक्रिटिन है। कौन सा हार्मोन है? सिक्रिटिन हार्मोन है, जो कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। यह हार्मोन होता है वह ग्रहणी के श्लेष्मी उपकला से स्रावित होता है। ग्रहणी की श्लेष्मी उपकला से स्रावित होता है। ग्रहणी की श्लेष्मी उपकला से स्रावित होता है। उपकला से स्रावित होने वाला हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है सिक्रिटिन। और सिक्रिटिन हार्मोन की सबसे पहले खोज की थी वह किसने की थी? तो आपको क्या ध्यान रखना, बेलिस एवं स्टारलिंग ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। तो आप ध्यान देंगे कि बेलिस एवं स्टारलिंग ने सबसे पहले हार्मोन को खोजा था, और उस हार्मोन का नाम क्या ध्यान रखना है आपको? तो सिक्रिटिन हार्मोन। तो प्रथम खोजा गया हार्मोन है वो कौन सा है? तो आप ध्यान देंगे सिक्रिटिन हार्मोन है, जो कि सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है। तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है, उसका नाम आपको क्या ध्यान रखना है? सिक्रिटिन हार्मोन। जिसकी खोज किसने की थी? तो आप बेलिस एवं स्टारलिंग ने इसकी खोज की थी, ग्रहणी की उपकला से इसकी खोज की थी, यह हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप एक और ध्यान रख सकते हैं, सर्वप्रथम पृथक किया गया हार्मोन। सर्वप्रथम पृथक किया गया हार्मोन कौन सा है? तो आप ध्यान देंगे, सर्वप्रथम पृथक किया गया हार्मोन है वह है इंसुलिन। यानी सबसे पहले पृथक किया गया हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन है, यह हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कुछ जो जानकारियां हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। जबकि आपको ध्यान रखना है अंतःस्रावी शब्द सर्वप्रथम दिया था क्लॉइड बर्नार्ड ने। उसके बाद में
आपको ध्यान रखना है क्लाइड बर्नार्ड ने दिया था, और उसके बाद में हार्मोन शब्द दिया था स्टार्लिंग ने। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है, और सर्वप्रथम पृथक किया गया हार्मोन है वो कौन सा, इंसुलिन है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि हार्मोन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, किसे कहते हैं हार्मोन।